जो कि आज का जो हम लोग का सेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों एग्जाम के दृष्टिकोण से। अलग अलग लोगों ने इसका अलग अलग नाम दिया है, लेकिन हम लोग शुरू करेंगे 1857 का सिपाही विद्रोह। अगर आप इसको बहुत डीप में पढ़ेंगे तो आपके मेंस के क्वेश्चन यहाँ से लिखने को मिलेंगे। यहाँ से मेंस का क्वेश्चन एका दुक्का देखने को मिल जाता है। ये बहुत अच्छा टॉपिक है और 1857 की क्रांति में बहुत क्वेश्चन एग्जाम में आता है। 1857 की क्रांति पूर्णतः एक सिपाही विद्रोह था। अलग अलग लोगों ने अलग अलग इसका नाम दिया है, ठीक है। अलग अलग इतिहासकारों ने इसका अलग अलग नाम दिया है, जो पूर्णतः यहाँ पर दिखाई दे रहा है। क्या कहा जाता है कि जॉन लॉरेंस एवं सीले नामक विद्वान का मानना है कि यह एक पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। अब क्वेश्चन पूछेगा कि 1857 की क्रांति एक पूर्णतः सिपाही विद्रोह था, किसका स्टेटमेंट है? जॉन लॉरेंस एंड सीले, एक बहुत अच्छे इतिहासकार थे। L.R. लीच नामक विद्वान का मानना है कि यह ईसाइयों के खिलाफ हिंदू एवं मुसलमानों का खुला संघर्ष था। ईसाइयों के खिलाफ अर्थात अंग्रेजों के खिलाफ, ठीक है ना। जो अंग्रेज लोग थे वो ईसाई को मानते थे ज़्यादा, तो ईसाइयों के खिलाफ हिंदू और मुसलमान दोनों आपस में क्या हो गए? एक हो गए और पूर्णतः विरोध करने की बात की। किसने कहा? L.R. लीच। T.R. होम्स नामक विद्वान का मानना था कि यह सभ्यता एवं बर्बरता के बीच होने वाला संघर्ष था। सभ्यता और बर्बरता के बीच होने वाला क्या था? संघर्ष था। जवाहरलाल नेहरू और केन कालसेन नामक विद्वान का मानना है कि यह सामंतवादियों के खिलाफ होने वाला विद्रोह था। ठीक है, ये लाइन याद रखेंगे, ये सारे लाइन। और किसने कहा था? ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था कि यह सामंतवादियों के खिलाफ होने वाला विद्रोह। सही में लोग सामंती थे। डिजरैली नामक विद्वान का मानना है कि यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। कौन सा? राष्ट्रीय विद्रोह। नाम क्या है? डिजरैली। विनायक दिवाकर सावरकर, जिसको हम लोग बीडी सावरकर के नाम से जानते हैं, उन्होंने, और S.N. सेन का मानना था कि यह भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम। ये लाइन याद रखेंगे, भारत की पहला स्वतंत्रता संग्राम, बीडी सावरकर ने इसका नाम दिया। ठीक है, यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। जॉन लॉरेंस ने कहा है। L.R. लीच ने कहा कि ईसाइयों के विरुद्ध मुसलमानों और हिंदू का एक खुला संघर्ष है। यह सामंतियों के खिलाफ होने वाला पहला विद्रोह, जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। अगला नाम आता है अशोक मेहता का। अशोक मेहता ने भी कहा कि यह भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है, अगला नाम आता है R.C. मजूमदार नामक व्यक्ति ने यह कहा कि भारत का राष्ट्रीय विद्रोह था और न ही पहला स्वतंत्रता संग्राम था, बल्कि छिटपुट विद्रोह था जो निजी स्वार्थ के कारण लड़ा गया था। अलग अलग लोगों ने अलग अलग कहा, क्योंकि सबकी अपनी अपनी स्ट्रेंथ था। सब लोग अपने अपने राज्य को बचाने के लिए, अपने अपने क्षेत्र को बचाने के लिए वो लोग क्या कर रहे थे? संघर्ष कर रहे थे। इसीलिए तो अगर राष्ट्रीय आंदोलन होता तो पूरे जगह, R.G. मजूमदार के साथ मैं बहुत ज़्यादा सहमत भी हूँ, क्योंकि अगर एक राष्ट्रीय व्यापक आंदोलन होता तो सभी लोग एक साथ लड़ाई लड़ते। 1857 की क्रांति के विफलता का सबसे महत्वपूर्ण कारण यही बन जाता है बच्चों कि उन्होंने एक बार लड़ाई नहीं किया। कभी ये लड़ता था तो एक लड़ना शुरू किया तो अंग्रेज आया, सब पीट पाट के उसको शांत कर दिया, लड़ाई हुई, अभी अब शांत हो जाएगा। तब फिर दूसरा उन्हें से टर्न बनाएगा, तो फिर ओकरा जाकर पीट पाट के शांत कर देगा, तब तीसरा खड़ा हो रहा है। अगर सब एक बार होता तो अंग्रेज वहाँ पर क्या पड़ता? कमजोर पड़ता। और फिर हालांकि मैं बताऊंगा कि 1857 की क्रांति क्यों शुरुआत हुई और किस प्रकार विफलता की तरफ बढ़ा। अगला नाम आता है P. रॉबर्ट वर्थ नामक विद्वान का मानना है कि यह पूरी तरह से एक सैनिक विद्रोह था, जिसका मुख्य कारण चर्बी से भरा हुआ कारतूस। ये तो आप लोग जानते ही हैं कि 1857 की क्रांति का शुरुआती जो है वो चर्बी वाले कारतूस के कारण ही हुआ। इसका मुख्य कारण वही है। ऐसा हुआ था कि मंगल पांडे नाम का एक व्यक्ति था, ठीक है ना, जो क्या था? जाति से ब्राह्मण था, जो अंग्रेजों के रेजिमेंट में काम करता था। ठीक है, और अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति पर काम किया था। वो चाहते थे कि हिंदू और मुसलमानों के बीच क्या हो? ये जातिगत लड़ाई हो। तो चर्बी वाला कारतूस मतलब जो बम होता है, गोला होता है, वो जो लेदर बैग में रख करके जब फेंका जाता है तो ब्लास्ट होता है। तो बाहर का जो आवरण जो बना था ना, वो गाय के चमड़े से बना था, सूअर के खाल से बना था। तो एक शुद्ध ब्राह्मण होकर के कोई आदमी मुंह में गाय का स्टेंट नहीं लगा सकता। तो उन्होंने क्या किया? बहुत ज़्यादा विरोध किया कि नहीं, हम गाय का चर्बी का हम मुंह में नहीं लगाएंगे।
तो अंग्रेजों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, अंग्रेज उन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाने लगे, नहीं तो वो खींचना ही पड़ेगा, जिससे मंगल पांडे को गुस्सा आया और उस अंग्रेज अधिकारी को क्या किया, गोली मार दिया। अंग्रेज अधिकारी को गोली मार देने के बाद ना सेना में एक तरह की डर पैदा हो गई, ठीक है ना। लेकिन फिर तरह तरह से लोगों ने फिर इसका क्या किया, शुरुआत यहीं से होती है और फिर ये कारवा धीरे धीरे अलग अलग क्षेत्रीय राजाओं के द्वारा, जमींदारों के द्वारा, सामंतियों के द्वारा कुछ ऐसे क्षेत्र जिसको अंग्रेज अपने मिलाने की कोशिश कर रहा था, उन सभी क्षेत्रों के राजा रानियों के द्वारा क्या होने लगा, लड़ाई होना शुरू हुआ। वही 1857 की क्रांति है। इसमें से बिहार के दृष्टिकोण से देखें तो दो व्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। पहला का नाम है कौन, पीर अली, जो पटना से नेतृत्व किया, और दूसरा आरा से कौन, बाबू वीर कुंवर सिंह और उनके बड़े भाई अमर सिंह। बात समझ गए ना। यह हिंदुओं का लाभ उठाकर मुसलमानों के द्वारा रचा गया एक षड्यंत्र है। हिंदुओं का लाभ उठाकर मुसलमानों के द्वारा रचा गया षड्यंत्र, आउट्रम और हेलर ने कहा। यह कट्टरपंथियों ब्राह्मण के षड्यंत्र का परिणाम था, जॉन केची ने कहा। यह प्रजातियों का संग्राम था, मेंडले ने कहा। यह जन विद्रोह था, तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने कहा। अब सवाल यहाँ बनता है, बहुत अच्छा एक सवाल है कि 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कैनिंग। याद है ना, भारत का गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कैनिंग। भारत का गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के कारण क्या थे, मैंने आपको कहानी सुनाया। 1857 के विद्रोह के कारण शुरुआती में सैनिक विद्रोह के रूप में हुए, किंतु बहुत जल्दी ये विद्रोह का स्वरूप ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ एक जनव्यापी आंदोलन के रूप में सामने आया। पहले तो सैनिकों के द्वारा किया गया, क्यों किया गया, वही चर्बी वाला कट, एकदम वही करेक्ट बात, उसी से हुआ। लेकिन ये बात होता नहीं है कि मैटर कुछ और था और बात बहुत ज़्यादा पसर गया, जिस कारण बकझक होने लगा। खोजा खोजी होने पर बहुत सारा बात खोजा खोजी होती, महिला सब होती है ना कि छोटा सा बात के लिए कभी कल घर में झाड़ू लगाने के लिए झगड़ा कर ली, जब झाड़ू लगाने के लिए झगड़ा किया तो बात और ज़्यादा फैलने लगा, और बात इतना फैलेगा कि नहीं, उसके नैहर गई थी तो साड़ी नहीं दी थी, सब भी खोजा खोजी कर ले, ठीक है ना। तो बात कहीं और है। और तो 1857 की क्रांति भी वही हुई कि इसकी शुरुआत सैनिक विद्रोह के रूप में हुई, किंतु बहुत जल्दी क्या ले लिया हुआ, विस्फोटक स्वरूप ले लिया और जनव्यापी सत्ता के रूप में क्या आ गया, सामने आया। बात समझ में आ रही। इस विद्रोह के कई कारण थे। पहला कारण है बच्चों राजनीतिक कारण। कौन कारण, राजनीतिक कारण के कारण लॉर्ड डलहौजी के द्वारा प्रारंभ किया गया हड़प नीति गोद लेने की प्रथा का मुख्य कारण माना गया। इन्होंने कुशासन का आरोप लगाकर अवध के साथ साथ हैदराबाद को ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बना लिया था, ठीक है ना। लॉर्ड डलहौजी कौन नीति अपना रहा था, हड़प नीति। हड़प नीति में सबको मिला रहा था, तो कुशासन में देखो सबको क्या है, गोद लेने की प्रथा जो हो रही थी। जैसे आप लोगों को बता रहे थे कि कुछ ऐसे राजा थे जिनको संतान नहीं हो रहा था, तो क्या कर रहा था, बच्चों को गोद ले रहा था। जैसे रानी लक्ष्मीबाई भी गंगाधर राव को गोद ली थी, तो वहां भी प्रॉब्लम होने लगा। बात समझ रहे ना। तो जहां जहां लोग गोद लेने लगा उसको कहते नहीं, गोद नहीं चलेगा, सबको मिलाओ। तो हड़प नीति पर वो काम कर रहा था और वही हुआ। पंजाब और सिंध का भी विलय ब्रिटिश साम्राज्य में ही हो गया। कानपुर में बाजीराव द्वितीय का दत्तक पुत्र नाना साहब का पेंशन बंद कर दिया। लॉर्ड कैनिंग ने मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु के बाद उन्हें लाल किला खाली करने कुतुब मीनार के निकट जाने का आदेश दिया और बादशाह का पद समाप्ति की घोषणा के कारण अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का कारण बन गया। समझ रहे हो, अंग्रेजों के विद्रोह के अलग अलग कारण थे। उसमें से क्या कहता है कि सबसे पहले तो अवध और हैदराबाद को ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बनाया, पंजाब और सिंध को विलय भी करा लिया। उसके अलावा कानपुर के बाजीराव द्वितीय का दत्तक पुत्र मतलब गोद लिया हुआ पुत्र का पेंशन बंद कर दिया। लॉर्ड कैनिंग ने मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु के बाद उन्हें लाल किला खाली करके कुतुब मीनार के पास जाने का, है ना, आदेश दिया। बादशाह का पद समाप्ति कर दिया, जिससे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई होना निश्चित हो गया। तो ये कौन कारण है बच्चों, राजनीतिक कारण। आर्थिक कारण की बात करते हैं तो आर्थिक कारण के अंतर्गत धन निष्कासन के सिद्धांत को माना गया। धन निष्कासन का सिद्धांत सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने दिया था। दादा भाई नौरोजी ने इसका सिद्धांत का प्रतिपादन पहली बार किया था। आप सबको पता है कि भारत जो है वह उस समय भारत की आंखें खुल चुकी थी, क्यों यहाँ जो हो रहा है विधि व्यवस्था उसमें अंग्रेजों को ज़्यादा फायदा हो रहा है। हम लोग से सारा सामग्री को ले जा करके क्या कर रहा है, अंग्रेज हमको लूट रहा है। ये किसने बताया, दादा भाई नौरोजी ने। उन्होंने धन का सिद्धांत का स्टेटमेंट बताया, कितनी आमदनी इतना खर्चा है, तो जो बच रहा है वो कहाँ जा रहा है, ठीक है ना।
ब्रिटिश काल में भारतीय उद्योग धंधे धीरे धीरे समाप्त हो चुके थे क्योंकि उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध नहीं हो पा रहा था। ब्रिटिश काल में उद्योग धंधे धीरे धीरे क्या हो गए थे, समाप्त हो गए थे। उद्योग के लिए कच्चा सामग्री नहीं उपलब्ध हो पा रहा था। सभी कच्चे माल अंग्रेज अपने देश लाकर चला जाता था और वहां पर उद्योग वस्तु को उत्पादन करके पुनः भारत लाता था, जो काफी सस्ता होने के कारण भारत में तुरंत क्या हो जाता था, क्या हो रहा था, समझ रहे हो? क्योंकि यहाँ पे कोई रॉ मटेरियल रहने नहीं देता था। क्या करता था, यहाँ देखो लिख रहा है कि ब्रिटिश काल में भारतीय उद्योग धंधे धीरे धीरे समाप्त हो गए क्योंकि इन उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध नहीं हो पा रहा था। सभी कच्चे माल अंग्रेज अपने देश लेकर चले जाता था और वहां पर उद्योग की वस्तु का उत्पादन करके पुनः भारत लाता था, जो काफी सस्ता होने के कारण भारत में तुरंत क्या हो जाता था, बिक जाता। जैसे आजकल है ना, हम लोग बार बार कहते हैं कि चाइना का विरोध करेंगे, चीन का विरोध करेंगे, क्यों? क्योंकि वो हमारे यहाँ सामान को नहीं बेचने देंगे। लेकिन हमारे पास कोई वैकल्पिक व्यवस्था ही नहीं है। हम खूब अच्छा यहाँ बात करेंगे, लेकिन जब मार्केट में सामान खरीदने जाएंगे, कोई 60 रुपये का है, कोई 10 रुपये में दे रहा है, तो हम 60 वाला क्यों खरीदेंगे, हम 10 वाला खरीदेंगे। और वो कौन अवेलेबल करा रहा है, चाइना करा रहा है। इसीलिए हम लोग अपने चाह करी बाजार पर इतना डिपेंडेंट है कि अगर चाइना मोबाइल नहीं लॉन्च किया होता तो भूल ही जाओ कि हम सबके हाथ में एक अच्छा स्मार्टफोन होता, भूल जाओ, ठीक है ना। इतने अच्छे अच्छे फीचर्स का फ़ोन तुमको 10,000 में दे रहा है, 12,000 में दे रहा है, ठीक है ना। पापा ये लोग इससे ज़्यादा खरीदने का सोचते ही नहीं, 10,000 लास्ट है, चाहे वो किसी के पापा हो, ठीक है ना। ऐसा तुम फ़ोन रख लिए हो तो हम लोग तो आखिरी जनरेशन है, तुम लोग की माँ शायद जानती होगी, लेकिन हम लोग के माता पिता उतने ज़्यादा इस मामले में नहीं है। हम लोग आखिरी जनरेशन है जिनके मोबाइल के बारे में जो बताते हैं माता पिता को वो हाँ हाँ कर लेते हैं, समझ में। तो उनको पता भी नहीं होता है कि ये फ़ोन इतने का है, और जब वो जान जाएंगे कि अगर इतने का है तो वो 10 बार सोचेंगे कि 1.5 लाख का फ़ोन है, 1,80,000 का फ़ोन है, 1,80,000 में तो कितना काम होता। और अगर पूरे ब्याजी माइंड के आदमी है तो महीने का, ठीक है ना, समझ रहे हो ना, 5% से 9,000 रुपया हो रहा है, ठीक है। तो 900 रुपये मतलब डेवलप हो रहा है, और तुम सोचो इतना पैसा तुम लगा दिए मोबाइल में और उसका कोई फ़ायदा नहीं, फिर 4-5 साल बाद फिर ख़त्म। वही 5 साल चलेगा कि नहीं चलेगा उसका बताओ, कितना रेपो रेट में तुम अपने आप को बर्बाद कर रहे हो। तो लगभग सभी के माता पिता वैसे होते हैं, लेकिन 10,000 में अच्छा फ़ोन दे रहा है, 2 साल 3 साल 4 साल फ़ोन यूज किया, फिर उसको रिव्यूज किया, फिर दूसरा लिया। तो अगर 1,80,000 का एक फ़ोन लो और 10,000 का फ़ोन लो तो 1,80,000 में तो पूरा ज़िंदगी आराम से कट जाएगा फ़ोन से। एक आदमी अगर हर 4 साल 5 साल बाद अपने आप को अपडेट कर रहा है तो फ़ोन के मामले में। लेकिन पापा ही लोग का फ़ोन कैसे रहता है, पूरा पहले तो ऊपर से बटन जाएगा, कवर चल जाएगा, फिर रबर लगाएंगे, फिर कागज लगा लगा के काम चलाएंगे, फिर मतलब स्थिति बहुत बद से बदतर है, फिर भी बदलते नहीं करते हैं। तो ऐसा नहीं सोचिएगा कि कोई भी आदमी आसमान से उड़ के आ गया, सब लोग वही होते। तो मम्मी पापा ये लोग जल्दी महंगा नहीं फ़ोन खरीदते। तो चाइना का देन है कि वो लोग फ़ोन चला रहे हैं। अगर वो लोग नहीं लेके आया रहता मार्केट में सस्ता मोबाइल तो वो लोग कभी कल्पना ही करता, वही 1209 छोटा वाला फ़ोन से लगा के बात करना, ठीक है। आगे है आर्थिक स्थिति के अंतर्गत ब्रिटिश काल में अस्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त, महलवाड़ी बंदोबस्त जैसी व्यवस्था को भी रखा गया। भारत की संस्कृति सभ्यता को खराब करने में ये कॉल फ्री होना भी बहुत, हर घर में आजकल तुम देखोगे झगड़ा हो रहा है मोबाइल के कारण। और सिर्फ मोबाइल के कारण ये कि डाटा भी फ्री है और कॉल भी फ्री है। पहले आप लोग कल्पना करो, जब फ़ोन किसी को करना होता था क्या होता था, बहुत काम लिमिटेड बात होता था, जो काम का बात है वो कर लिए और फ़ोन क्या करते थे, रख देते थे, ठीक है ना, क्योंकि उसमें क्या लगता था, पैसा लगता था। और आजकल जो बात नहीं बतियाना का है, दाई ई माई गे ई माई ऊ ऐसे वैसे पूरा एकदम इन्ने उन्ने के बाद पूरा 500 बतिएगा और झगड़ा फंसा देगा। जबकि होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए था कि एक लिमिटेड बात हो और कंप्लीट कर दे। ऐसा नहीं है कि उस साधन का कोई सही उपयोग भी नहीं है, लेकिन दुरुपयोग में पहला यही है कि हर घर में झगड़ा हो रहा है इसी कारण। पैसा नहीं लग रहा है, लगातार बात करता है, लगातार बात करता है, अपने माँ से बात करेगा औरत और लफड़ा फंसा देगा। तो इस पर थोड़ा बैन लगना चाहिए कि महिला अगर ज़्यादा बात करे तो ऑटो कट फ़ोन लग जाए, ठीक। आर्थिक स्थिति के अंतर्गत ब्रिटिश ने अस्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था की, रैयतवाड़ी व्यवस्था की, महलवाड़ी बंदोबस्त की जैसी व्यवस्था को एक साथ रखा गया।
लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने घोषणा किया था कि सभी जमींदारों को दिया गया इनाम को भूमि में वापस ले लिया जाए। अतः उन्हीं के काल से जमींदारों में विद्रोह के खिलाफ भावना बनने लगी। ये देख रहे हो कि एक बार पहले दे दिया फिर बोल रहा है वापस करो। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक के शासनकाल में क्या कहा गया कि जितने जमींदारों को जो जमीन इनाम में दिया गया है, ठीक है ना, सबको क्या करो, वापस ले लो। तीसरा कौन सा है? 1857 क्रांति होने के पहला कारण राजनीतिक कारण, जो मैंने आपको बताया। दूसरा कौन सा है? आर्थिक कारण। धन निष्कासन सिद्धांत आने के कारण ऐसा हुआ। आर्थिक कारण ये भी देखा जाने लगा कि भारत में कच्चा माल की कमी हो गई। वो हमको ना हर मामले से तोड़ रहा था। धीरे धीरे यहाँ की सारी व्यापार जो है क्या हो जाती, खत्म हो जाती। कंपनी चल ही नहीं पाता, विदेशी लोग पर हम लोग डिपेंड हो जाते। अब वहां से माल लेके आएगा नहीं तब तक हम लोग का बाजार चलेगा नहीं। तो हम उसका विरोध करते थे हमारे। तब ना महात्मा गांधी जब देश को आजादी दिलाने लगे तो हम लोगों ने क्या किया, अंग्रेजी माल का बहिष्कार किया और कहा अपने से चरखा पर सूत काटो, अपने से कपड़ा बुनो पहनो। अगर सोचो अगर ऐसा होता तो आज के समय हम लोग 2 कपड़ा से ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि अपने बीनना पड़ता, अपने काटना पड़ता, अपने पहनना पड़ता। तो कितना टफ काम। अगर घर में तुम ही लोग महिला हो, लड़की हो, और तुम लोग को अगर सिर्फ अपने बारे में खाना बनाना हो तो 1-2 दिन गैप भी मार दोगे, पक्का मारोगे। ठीक है आज रहने देते हैं, आज नहीं खाते हैं, कल खाएंगे। वो अक्सर ऐसा होता है। वो तो महिला के ऊपर प्रेशर बना रहता है कि न चाहते हुए भी खाना बनाना है, क्योंकि घर में इतने सारे सदस्य लोग हैं और खाना का इंतजार करेंगे, फिर परेशानी, तो मजबूरी में खाना बना। वरना अकेले अगर मौका मिल जाए तो खाने नहीं बनाएंगे, छोड़ रहे बिहान बनते ही परसों बनते, टाल टाल के काम चला दें। अब अगला नाम है धार्मिक कारण। अंग्रेजों के द्वारा ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने से सहयोग दिया जाने लगा। लॉर्ड डलहौजी ने 1850 में धार्मिक अयोग्यता अधिनियम पारित किया, जिसमें कहा गया कि यदि कोई हिंदू अपने धर्म को त्याग करके ईसाई धर्म को अपनाता है तो उनकी पैतृक संपत्ति में हिस्सा दिया जाएगा। उस पैतृक संपत्ति का हिस्सा, और अब अन्य धर्म को अपनाता है तो उसे पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं दिया जाएगा। इन सभी कारणों से ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ धीरे धीरे चिंगारी फैलने लगी। देख रहे हो कैसा नियम लगाया। क्या कहा कि अंग्रेजों में जो ईसाई धर्म के प्रचार, लॉर्ड डलहौजी जो है 1850 में यह नियम लागू किया कि अगर कोई आदमी हिंदू, साफ साफ लिखता है, यदि कोई हिंदू अपने धर्म को त्याग करके ईसाई धर्म को अपनाता है तो उसको अपने पैतृक संपत्ति में हिस्सा, मतलब बाबू के संपत्ति है तो तुम्हारा हो जाएगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति पैतृक संपत्ति को छोड़कर, सॉरी इस हिंदू धर्म को छोड़कर कोई दूसरा धर्म अपना लिया, इस्लाम अपना लिया, तो उसको बाबू के संपत्ति में हिस्सा नहीं दिया जाएगा, है ना। सामाजिकरण में क्या है? सामाजिकरण इसके तहत सती प्रथा को समाप्ति। सामाजिकरण में क्या आया? सती प्रथा आया, नर बलि आया, पशु बलि आया, विधवा पुनर्विवाह आया। देखो जब मेंस की क्वेश्चन जब तुम लोग लिखोगे, इसको कैसे बनाएंगे, यहाँ पे हम थोड़ा स्टेप समझा देते हैं। जैसे यहाँ पे लिखेंगे 1857 की क्रांति के कारण, हो गया। अब 4-5 पॉइंट बनाना है तो इसको खूब अच्छे से ऐसे बना देंगे गोल, 1 2 3, समझ रहे हो ना। खूब अच्छा लाइनिंग बनाएंगे। 4, पहला इसमें लिखेंगे राजनीतिक कारण। कौन कारण? राजनीतिक कारण। खूब अच्छे से सजा दिए। फिर उसी तरह सामाजिक कारण लिखेंगे, आर्थिक कारण लिखेंगे, धार्मिक कारण लिखेंगे, समझ गए। और फिर उसमें से 2-4 पॉइंट चुआ देंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। जैसे धार्मिक कारण में क्या है, आर्थिक सामाजिक कारण में क्या है, तो 2-3 लाइन बता देंगे और फिर उसको पॉइंट आउट नोट करके एक्सप्लेन कर देंगे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तब जाके तुम पॉइंटिंग करके वहां पे अच्छा उसको अट्रैक्टिव बना सकते हो, क्योंकि कॉपी चेक करने वाले को ना समझ में आ जाए कि इसके बाद जो लिखा होगा वही लिखा होगा, क्योंकि इसको समझ में राजनीतिक कारण क्या है, ये कारण क्या है, ये कारण क्या है। एक बार पॉइंट नोट किया, वहां पे गोल किया, फिर आगे बढ़ा। अब ये नहीं कि बहुत ढबेसरा, अट्रैक्टिव होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। अब यहाँ जगह नहीं है तो लाइन को थोड़ा और लंबा कर देंगे, नीचे बना देंगे। एक ही साथ थोड़ी रखेंगे, थोड़ा बड़ा कर देंगे, थोड़ा छोटा कर देंगे, फूल जैसा दिखाई दे, अच्छा दिखाई दे। तो ये सारी चीज़ें एक मद की बातें हैं जो आप अच्छे से कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे थोड़ा समझाने की कोशिश की। अभी तत्काल हम लोग पढ़ रहे हैं, वहाँ पर है कौन, सती प्रथा की समाप्ति हो गया, नर बलि एवं पशु बलि पर रोक हो गया, विधवा पुनर्विवाह की मान्यता मिल गई, अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम बनाना और पाश्चात्य संस्कृति पर लगाना, ठीक है ना। इन सभी कारणों से यहाँ की जनता में मन धीरे धीरे विद्रोह का कारण बन गया। यहाँ का लोग नहीं चाहता था कि विधवा का पुनर्विवाह हो,
यहाँ का लोग नहीं चाहता था कि पशु बलि पर रोक लगे, समझ रहे हो ना, क्योंकि ये उनका संस्कृति है। बात को समझ रहे हो? कोई नया बात, जैसे हम आजकल समाज में कुछ गलत चीजें हो रहा है, जैसे मान लो कि मृत्यु भोज है, वो गलत है। श्राद्ध हो रहा है गांव में और ब्राह्मण लोग उसको क्या करता है, पैसा उसा लेता है, ये सब गलत बात है। बहुत सामान उमन दान उन करवाते, ये सब गलत बात है ना, फेक बात है। लेकिन हम लोग जाएंगे विद्रोह करने तो कभी पॉसिबल, वो चाहेगा ही नहीं कि बंद हो। अपने समाज के लोग चाहेगा नहीं, चाहेगा तो बंद नहीं होगा। जो बंद करने जाएगा उससे लोग नाराज हो जाएगा, बोलेगा काबिल बहुत ज्यादा है। तो अंग्रेज भी वही चाहता था, ये चाहता था कि क्या बन जाए, नर बलि बंद हो जाए, वो चाहता था पशु बलि बंद हो जाए, वो चाहता था विधवा पुनर्विवाह की मान्यता हो, अंग्रेजी शिक्षा को माध्यम बनाना और पाश्चात्य संस्कृति को लगाना। मतलब धर्म तो जानो, इसके अलावा ये सब भी संस्कृति लगाओ, पढ़ो, ज्ञान पाओ, साइंटिफिक ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ो। लेकिन लोग चाहता था ना, ये सब ना। आज भी है, लोग कहता है पुरानका आदमी से, लड़का सब आजकल पढ़ता कहाँ है, पढ़ के तो कुत्ता बिलाई हो गया। सही बात है, हम लोगों को संस्कार वाला ज्ञान नहीं देता। जैसे जैसे हम लोग पढ़ते जाते हैं और मॉडर्न होते जाते हैं, ओपन माइंडेड हो जाते हैं, लोक लाज शर्म धीरे धीरे क्या हो जाता है। जितना आदमी अनपढ़ रहता है उतना ज्यादा शर्मीला मिजाज के रहता है, कुछ बात बोलने से पहले 10 बार सोचता है। एक महिला का स्टेटमेंट था, हमने सुना था कि मासिक धर्म के समय कोई पुरुष से अगर कोई महिला टच हो जाती तो बहुत अजीब हो जाता है, मतलब वो क्या कर सकते हैं उसको, गर्भवती होने का चांसेस बढ़ जाता है, माँ बन जाएगी। ऐसे ऐसे मानसिकता के कुंठित लोग हैं, समझ गए ना। जबकि ऐसा कुछ नहीं दिखाई पड़ता है, तुम लोग विज्ञान पढ़े हो तो सबको समझ में आता है। तो ये हालत है ज्ञान विज्ञान का, हम लोग जिस समाज में रहे तो वो लोग भी कभी नहीं चाहा, जिसके कारण धीरे धीरे जनता में क्या होने लगा, ना एकड़ा खदेड़ के भगाना पड़ेगा, बहुत तेज बन रहा है। 5वां कारण जो क्या है बच्चों, सैनिक कारण। और इस 5वां के बाद जो आखिरी कारण बना तत्कालीन कारण, और तत्कालीन कारण ही क्या हुआ, बीज बोने का काम किया। यहाँ पे क्या कहता है, सैनिक कारण, अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ भारत में पहला सैनिक विद्रोह हुआ। कौन सा? अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ भारत में पहला सैनिक विद्रोह हुआ 1806 में कर्नाटक के वेल्लोर में हुआ, जिसका मुख्य कारण सेना के तिलक लगाने एवं पगड़ी बांधने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। सैनिक कारण क्या हुआ कि अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ भारत में पहला सैनिक विद्रोह 1806 में कर्नाटक के वेल्लोर में हुआ, जिसका मुख्य कारण है तिलक लगाना और पगड़ी बांधने से प्रतिबंध लगा दिया गया। 1824 में महाराष्ट्र के नागपुर में सेना को विद्रोह कर दिया गया। 1856 में लॉर्ड कैनिंग ने समान सेना भर्ती अधिनियम को क्या कर दिया, लागू कर दिया था। ये सारी बातें हैं, मतलब चंदन नहीं लगाना है, पगड़ी नहीं पहनना है। अब यहां पर देखो कौन सा कारण बच्चों, 6ठा कारण। इसमें कहानी बहुत अच्छे से जो मैंने आपको पढ़ा दिया पहले से। तत्कालीन कारण में क्या है, तत्कालीन कारण के अंतर्गत ब्रेसनेन राइफल के स्थान पर एनफील्ड राइफल का प्रयोग करवाना था। ब्रेसबेन राइफल की जगह पर एनफील्ड राइफल का प्रयोग कराना था। यह इस राइफल में लगाए जाने वाला कारतूस के बारे में एक ऐसी अफवाह फैलाई गई थी कि इसका निर्माण गाय और सूअर के चर्बी का प्रयोग किया गया है, अतः भारतीय, हिंदू और मुस्लिम सेनाओं ने इस राइफल का प्रयोग करने से मना कर दिया। पहले बता दिया क्या फैलाया गया था, अफवाह, ठीक है ना। ब्रेसबेन राइफल की जगह पर एनफील्ड राइफल आया, गाय और सूअर की चर्बी का बनाया गया है, तो हिंदू मुसलमान दोनों में क्या हो गया, असंतोष फैला। जब अंग्रेजों ने सैनिकों पर दबाव डाला तो मंगल पांडे नामक सेना ने बैरकपुर छावनी में 34वें नेटिव इन्फेंट्री बटालियन का जवान था। इन्होंने 29 मार्च 1857 को विद्रोह करते हुए 2 अंग्रेज सेनापति जनरल ह्यूरस और कर्नल ह्यूअर बाग को गोली मारकर हत्या कर दी। गुस्सा आ गया, उसको जबरदस्ती बोला ना तोरा चला वहीं को, तो वो बोला हम बोले कि नहीं चलाएंगे, हम ब्राह्मण हैं, तो बोला नहीं तुम्हें चलाना, तो गुस्सा आया और क्या मार दिया। बाघ सुत गया और जनरल ह्यूरस भी क्या हुआ, खत्म हो गया। किंतु मंगल पांडे को पकड़ लिया और 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को क्या दे दी गई, फांसी दे दी गई। बहुत ज्यादा समय नहीं लिया, क्योंकि देखो अगर मंगल पांडे को छोड़ देता तो क्या हो जाता, सारे सैनिकों में एक तरह का जोश आ जाता, खौफ नहीं रह पाता अंग्रेजों का। तो अंग्रेजों ने सोचा है कि नहीं, कभी काल ऐसा होता है कि तुम किसी आदमी को, बड़े आदमी को पीट करके, किसी आदमी को पीट करके चले आओ और तुम पर कोई जवाबी कार्रवाई नहीं किया तो तुम्हारा मनोबल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। महात्मा गांधी भारत में पहली बार आंदोलन किए, चंपारण आंदोलन, और वहां पर जीत गए। तब ना अहमदाबाद मीर मजदूर आंदोलन किया, खेरा आंदोलन किए, उसके बाद धीरे धीरे आंदोलन में बढ़ते चले गए, अरे जीते तब ना।
हारता तब है ना आदमी का मनोबल घटता है। जुआ खेलने वाला आदमी क्या होता है, जीतता रहेगा तो और ज्यादा लगाएगा, हारेगा तो मनोबल टूटेगा और धीरे धीरे क्या होगा, भागेगा। तो जब भी आपका ऐसा होता है ना, नशा भी उसी तरह का होता है, पहले आपको लत लगेगा, धीरे धीरे पता ही नहीं चलेगा, आपको बहुत मजा आएगा, फिर बाद में। तो नशा की शुरुआत जो होती है वो ऐसे ही होती है किसी भी चीज का, कि आपका दोस्त आपको कुछ दिन फ्री में पियाएगा, ठीक है ना, बोलेगा पी लो यार दोस्ती, ये वो शेयर कराएगा। अब फिर जब आपको आदत लग जाएगा तो आप खुद मंगाइएगा, आप खुद परेशान रहिएगा, बेचैन रहिएगा। इसीलिए कभी कल फ्री का सामान से दूर रहना चाहिए, है ना। फांसी दे दी गई। अंग्रेजों के खिलाफ सैनिकों में खुला विद्रोह 10 मई को शुरू कर दिया गया। इस दिन मेरठ के 20वें नेटिव इन्फेंट्री बटालियन और 30 एलटी बटालियन के सैनिकों ने विद्रोह करते हुए रातों रात यमुना नदी को पार करते हुए दिल्ली पहुंच गया था, ठीक है। 11 मई को विद्रोही सैनिक दिल्ली पहुंच गए और 12 मई को तत्कालीन मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को अपना नेता मान लिया। दिल्ली में बहादुर जफर प्रतिकारक नेता था क्योंकि उनकी आयु बहुत अधिक हो गई थी। दिल्ली में विद्रोह का वास्तविक नेतृत्व करता था, ठीक है। बहादुर शाह द्वितीय के पास सब चला गया, बोला कि हमको इससे अच्छा मुगले के शासन में हम रहते, अंग्रेज के शासन में नहीं रहते। तो उसको सब लोग यमुना नदी पार करके 12 मई तक वहां पहुंचा और पहुंचने के बाद बहादुर शाह द्वितीय को क्या मान लेता है, अपना राजा मान लेता है। तो क्वेश्चन बोलता है, हमेशा बहुत बार पूछा है कि 1857 की क्रांति में दिल्ली का नेतृत्व किसने किया, किसने किया बुआ, बहादुर शाह द्वितीय, ठीक है ना। बहादुर शाह द्वितीय ने किया था, वास्तविक नेतृत्वकर्ता के रूप में यह काम किया। आगे बढ़ता हूं मैं। बख्त खां वास्तविक नेतृत्वकर्ता का नाम क्या था, बख्त खां। दिल्ली में जो नेतृत्व हो रहा था वो तो बहुत बूढ़ा था, तो उसके जगह पर कौन आया, बख्त खां आया। 13 मई 1857 को बख्त खां संघर्ष करते हुए मारा गया, किंतु कुछ ही महीनों के पश्चात 21 सितंबर 1857 तक आते आते दिल्ली पर अंग्रेजों का पुनः अधिकार कर लिया। दिल्ली में विद्रोहियों का दमन निकलसन एवं हडसन नामक अंग्रेजी सेनापति के द्वारा किया गया। विद्रोह के दबाने के दौरान निकलसन की हत्या कर दी गई। दिल्ली में विद्रोहियों का नेता बहादुर शाह द्वितीय यानी बहादुर शाह जफर जिसको हम लोग बोलते हैं, हुमायूं के मकबरे के निकट पकड़ा गया और उसे रंगून म्यांमार निर्वासित भेज कर दिया गया। वहीं पर 1862 में उसकी क्या हो गई, मृत्यु कर दी गई। यानी उसको पकड़ के बोला तुमको भारत में अब रहना ही नहीं है, लेकर कहाँ चला गया, रंगून लेकर के चला गया, अर्थात म्यांमार लेकर के चला गया, वहीं पर रहा और वहीं क्या हो गया, मृत्यु हो गया। आपको याद होगा कि बहादुर शाह जफर का मकबरा कहाँ है, रंगून यानी म्यांमार में। अब समझ में आई, यानी यहाँ से लेकर उधर शिफ्ट कर दिया। फिल्म उल्म में देखते हुए बहुत खूंखार गुंडा रहता है ना, तो उसको जेल में नहीं रखता है, उसको ऐसा जगह रख देगा कि पता नहीं कि कोना जेल में, समुद्र के किनारे में, बीच समुद्र में ले जाकर रख देगा। अब कहाँ भागेगा, भागते रहो, छटपट उधरे करा देगा। रंगून, बहादुर शाह द्वितीय जफर का मकबरा रंगून म्यांमार में स्थित है। रंगून म्यांमार में स्थित मकबरे पर लिखा हुआ है कि जफर इतना बदनसीब है कि उसे अपनी मातृभूमि में दफन होने के लिए जमीन भी नसीब नहीं हुई। समझ रहे हो। बहादुर शाह द्वितीय जफर का पुत्र मिर्जा मुगल, मिर्जा ख्वाजा सुल्तान तथा पोता मिर्जा अबू बकर को अंग्रेजी सेनापति हडसन ने दिल्ली के खूनी दरवाजा के पास गोली मारकर हत्या कर दी। दिल्ली के पास विद्रोह का केंद्र लखनऊ बना, जहां 4 जून 1857 को अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह का बेगम हजरत महल ने अपने पुत्र बिरजास कदर को अवध का नवाब घोषित कर प्रशासन स्थापित किया और अंग्रेज के विरुद्ध शुरू कर दिया, किंतु कॉलिन कैम्बलेंस नामक अंग्रेज सेनापति के द्वारा विद्रोह को दबा दिया गया। इस दौरान अंग्रेजी सेनापति जॉन लॉरेंस की हत्या भी कर दी गई। ये नाम याद रखिएगा। लखनऊ से किसने नेतृत्व किया था, बेगम हजरत महल। दिल्ली से किसने किया, बहादुर शाह जफर, ठीक है ना, बहादुर शाह द्वितीय भी बोल सकते हो। उनके किडनैप करके उठा करके जुर्म में ले जाकर के रंगून ले जाकर थमा दिया उधरे, ठीक है ना, उसकी कहानी खत्म हो गई। दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। बारी किसकी आती है, लखनऊ की। 12 मई को वहां शुरू होता है, मई के बाद जून में आ गया, 4 जून को लखनऊ में शुरू होता है। वहां पर अवध के जो नवाब थे, ठीक है ना, वाजिद अली, उनकी बेगम जो थी, मतलब पत्नी जो थी हजरत महल ने क्या किया, अपने पुत्र विजरिस कदर को अवध का नवाब घोषित करके लड़ाई करना शुरू की। बेगम हजरत महल अंग्रेजों से बचने के लिए
क्या लिखता है, बेगम हजरत महल अंग्रेजों से बचने के लिए नेपाल भाग गए। कहाँ भाग गए, नेपाल भाग गए। लखनऊ के बाद विद्रोह में केंद्र बिंदु कानपुर बना। अब कहाँ आ गया, कानपुर। एक बार थोड़ा भारत की मैप को थोड़ा देख ले तो समझ में आ जाए। ये है आपका कौन सा, दिल्ली वाला इलाका, ठीक है। दिल्ली से उत्तर प्रदेश में घुसा है। दिल्ली से कहाँ घुसा, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में आया लखनऊ, लखनऊ के बाद कानपुर बगल में ही है, तो लखनऊ के बाद कानपुर आया। कानपुर में जो थे वो वहाँ नाना साहब ने नेतृत्व किया 5 जून को। 4 जून के बाद 5 जून को। नाना साहब का मूल नाम घोंदू पंथ था। कौन था, घोंदू पंथ, ठीक है ना। यहाँ कालीन कैमलिंग के द्वारा विद्रोह को दबा दिया गया। नाना साहब भी भागकर नेपाल चले गए। नाना साहब के सेनापति कौन थे, तात्या टोपे। नाना साहब के विश्वासी अधिकारी का नाम था अजीमुल्लाह। नाना साहब ने फ्रांस के सम्राट को पत्र लिखा था कि भारत में ब्रिटिश सरकार के अन्यायपूर्ण कृत्य सूर्य की भांति चमक रहे हैं, ठीक है ना। यानी फ्रांस से हेल्प मांगा गया था नाना साहब के द्वारा पत्र लिख करके कि देखिए ब्रिटिश सरकार हम लोग पर जुल्म कर रहे हैं, हमारा थोड़ा हेल्प हुआ। तो बेगम हजरत महल भी कहाँ भाग गई, नेपाल। नाना साहब भी कहाँ भाग गए, नाना साहब के सेनापति का नाम तात्या टोपे, विश्वासी अधिकारी का नाम अजीमुल्लाह। अब झांसी के विद्रोही के नेतृत्व किसने की, रानी लक्ष्मीबाई ने की। क्या की, रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा किया गया, जिनका मूल नाम क्या था, मनुबाई था। मणिकर्णिका भी कहा जाता है, छबीली भी कहा जाता है। मनु, छबीली, मणिकर्णिका और मनुबाई, ठीक है ना। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम था। वे गंगाधर राव की विधवा थी। गंगाधर राव की क्या थी, विधवा थी। उनके पुत्र का नाम क्या था, दामोदर राव, ठीक है ना। यानी गंगाधर राव मारे गए। गंगाधर राव की मृत्यु के बाद उनको कोई संतान नहीं था, तो वही दामोदर राव को क्या लिया, गोद लिया था। दामोदर राव के पिता की मृत्यु के पश्चात राजा बनाने के प्रयास कर रही थी, किंतु अंग्रेजों ने दामोदर राव को राजा के रूप में मान्यता नहीं दी। अतः रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। प्रारंभ में इन्हें तात्या टोपे की भी मदद मिली, किंतु अंग्रेजी सेनापति हिरोज के नेतृत्व में लड़े गए युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई युद्ध के मैदान में ही क्या हो गई, मारी गई। वो रानी लक्ष्मीबाई युद्ध के भागी नहीं, इसलिए कहा जाता है खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी। तो लड़ाई की, भागी नहीं मैदान छोड़ के नाना साहब की तरह और बेगम हजरत की महल अपनी कायरता नहीं दिखाई। हालांकि मैं नहीं बोल सकता कि नाना साहब कायर थे और बेगम हजरत महल कायर थे। उन्होंने अपने सिचुएशन को देख करके ऐसा निर्णय लिया होगा, लेकिन अपने जिद पर ही रही रानी लक्ष्मीबाई, लड़ाई लड़ी और अंतिम सांस तक अपने पुत्र को राजा बनाने की कोशिश कर रहे। रानी लक्ष्मीबाई भले ही झांसी के लिए अपना त्याग दिखाई हो, लेकिन हमें लगता है कि रानी लक्ष्मीबाई अपने पुत्र मोह में भी थी कि मेरा बेटा ही क्या बने, राजा बने, और राजा बनाने के लिए ही संघर्ष की। हर माँ चाहती कि हमारा बेटा राजा बने। उसमें से रानी लक्ष्मीबाई भी, भले ही वो राजा की पत्नी थी, लेकिन उसके अंदर कहीं ना कहीं एक माँ भी थी, ठीक है ना। रानी होते हुए भी एक माँ थी, और उस माँ के स्वरूप में उन्होंने क्या किया, दामोदर राव को राजा बनाने के लिए संघर्ष की और युद्ध में क्या हो गई, मारी गई। हमें लगता है कि रानी लक्ष्मीबाई अगर किसी ऐसे योग्य व्यक्ति को राजा के रूप में सामने लेकर के आती, अपने गोद लिए हुए दामोदर राव को नहीं ला करके किसी योग्य व्यक्ति को सामने लेकर आती, तो शायद अंग्रेज इस बात को मान जाता। हालांकि उस समय का नियम जो था कि किसी को गोद दूध लेके नहीं आना है, जो पहले से है वैसा हो, तो किसी दूसरे को भी लाती तो वही बात होता, इसलिए उन्होंने लड़ाई लड़ा। तात्या टोपे को भारत का गैरीबाल्डी कहा गया है। तात्या टोपे का कहा गया है भारत का गैरीबाल्डी। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था, नाविक था। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था, नाविक था, वो नाव चलाता था। तो भारत का गैरीबाल्डी कौन थे, तात्या टोपे। जैसे भारत का समुद्रगुप्त कौन है, भारत का नेपोलियन कौन है, समुद्रगुप्त, ठीक है ना। भारत का नेपोलियन बोले भारत का समुद्रगुप्त नहीं, भारत का नेपोलियन कौन है, समुद्रगुप्त। तो नेपोलियन बोनापार्ट जो पूरे विश्व में आर्थिक इकोनॉमी को उन्होंने बहुत ज़्यादा मजबूत किया, ठीक उसी प्रकार गैरीबाल्डी था, वो पेशे से क्या था, नाविक था। यूरोप को क्या कह सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से समझता था। उसी तरह भारत के उपनाम के रूप में आए हैं। भारत के क्या थे, गैरीबाल्डी कौन रहे, तात्या टोपे का मूल नाम क्या था, रामचंद्र पांडुरंग। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के काल्पी के रहने वाले थे। बहुत जल्दी ही तात्या टोपे को पकड़ा गया और उन्हें क्या दे दी गई,
फांसी दे दी गई, मतलब तात्या टोपे भी क्या हो गए, इस दुनिया को अलविदा कह चुके थे। अब बात करते हैं असम में। तो यहाँ पे लिखता है कि असम में विद्रोही के दीवान मनीराम के द्वारा हिमाचल प्रदेश में राजा प्रताप सिंह के द्वारा कर दिया गया। ठीक है, असम में किसका नेतृत्व किया गया, राजा प्रताप के द्वारा किया गया। रुहेलखंड केंद्र फैजाबाद है, नेतृत्वकर्ता किसके है, मौलवी अहमदुल्लाह के द्वारा। मौलवी अहमदुल्लाह मद्रास के रहने वाले थे, लेकिन यह फैजाबाद में आकर बस गए। मौलवी अहमदुल्लाह ने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का नारा दिया था। मौलवी अहमदुल्लाह को पकड़ने के लिए अंग्रेज ने 50,000 रुपया का इनाम भी घोषित किया था। बात करते हैं बरेली की। बरेली की नेतृत्वकर्ता किसने की थी, खान बहादुर खान ने। इलाहाबाद में लियाकत अली किए थे। बिहार में विद्रोह की शुरुआत 12 जून 1857 को वर्तमान झारखंड के रोहिणी देवघर में विद्रोह की शुरुआत हुई, याद रखिएगा। उस समय बिहार और झारखंड एक ही था, तो रोहिणी क्षेत्र में देवघर में जहां बाबा भोलेनाथ का इलाका है वहीं से शुरुआत हो गई थी। बिहार में विद्रोह का केंद्र बिंदु आरा का जगदीशपुर रहा, जहां पर विद्रोही के नेतृत्व जगदीशपुर के जमींदार वीर कुंवर सिंह के द्वारा किया गया। वीर कुंवर सिंह एवं अंग्रेजी सेनापति ली ग्रांट के बीच 23 अप्रैल 1858 को एक निर्णायक युद्ध लड़ा गया, जिसमें वीर कुंवर सिंह की विजय हो गई। बिहार सरकार के द्वारा 23 अप्रैल को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है, याद रखिएगा। 23 अप्रैल को जो हाल फिलहाल में ही मनाया गया है, कौन दिवस, विजय दिवस हाल फिलहाल में मनाया गया बिहार सरकार के द्वारा। विजय दिवस बिहार में कब मनाए जाते हैं, 23 अप्रैल को। किनके जयंती पर बजवा, वीर कुंवर सिंह के। क्यों, क्योंकि 23 अप्रैल को ली ग्रांट और बाबू वीर कुंवर सिंह के बीच क्या हो गए थे, निर्णायक लड़ाई हुई थी, जिसमें बाबू वीर कुंवर सिंह क्या हो गए थे, जीत गए थे। ली ग्रांट से युद्ध के दौरान वीर कुंवर सिंह भी घायल हो चुके थे। कुछ ही दिनों में 26 अप्रैल को वीर कुंवर सिंह की मृत्यु हो गई। इनके मृत्यु के बाद इनका छोटा भाई अमर सिंह गुडिल्ला युद्ध पत्ती के द्वारा युद्ध को जारी रखा, किंतु जब ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया ने भारतीयों का नाम एक घोषणा पत्र भेजी, जिसमें लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में पढ़े थे, इसी घोषणा पत्र के आधार पर अमर सिंह ने आत्मसमर्पण कर दिया और उन्हें गोरखपुर जेल में कैद कर लिया गया था। वहीं पर 1866 में अमर सिंह की भी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। भाई के जाने के बाद भी अमर सिंह रुके नहीं और भाई के स्ट्रेंथ को बनाए रखा, आगे लड़ाई भी की, ठीक है ना। लेकिन रानी विक्टोरिया ने जो पत्र जारी किया था उसमें सभी क्रांतिकारियों का नाम था, उसमें अमर सिंह का भी नाम था। मजबूरन उन्हें क्या करना पड़ा, आत्मसमर्पण करना पड़ा। वरना आजकल होता है ना, जब किसी आदमी पर केस हो जाता है, पुलिस बार बार छापा मारे, नहीं मिलने लगता है, तो एक नोटिस जारी करता है कुर्की जब्ती का। तो कुर्की जब्ती में क्या होता है, घर का सब सामान तोड़ के ले जाएगा। उस समय वो कुर्की जब्ती नहीं करेगा, बोलता पूरा जमीन उमीन सब ले लेंगे, नहीं तो जल्दी करो। तो अमर सिंह ने ऐसा कर दिया होगा। इस तरह 1858 आते आते तक विद्रोह को पूरी तरह से दबा दिया गया। इस विद्रोह में असफल माना जाता है। अब इस विद्रोह का क्या माना जाता है, असफल क्यों हुआ। तो सवाल ये भी पूछता है कि असफलता के कारण क्या थे, क्यों नहीं सफल हो पाया। तो पहला, निश्चित लक्ष्य का अभाव, पता नहीं चलता था कि लड़ाई क्या हो रहा है। कोई माया परेशान है, अपना बेटा के राजा बनावेला, कोई आदमी अपना चीज में लगल है। एक अखिल भारतीय नेतृत्व का अभाव, एक अखिल भारतीय मतलब नेतृत्व का अभाव। कोई भारतीय आदमी एक जगह नहीं खड़ा हुआ कि सब लोग एक साथ आते हैं लड़ाई करते हैं। तीसरा है एक अखिल भारतीय संगठन का, वो कोई संगठन काम नहीं कर रहा था। सामान्य जनता का साथ न देना, लड़ रहा है राजा तो राजा समझे, आदमी का कोई मतलब नहीं। मान लो कि कोई सामाजिक काम रहे तो समाज का सब आदमी सपोर्ट देगा तब ना कुछ होगा, लेकिन राजा लड़े तो राजा समझे। आधुनिक अस्त्र का अभाव, आधुनिक समाज में कोई अस्त्र नहीं था। अंग्रेजों के पास तरह तरह का था, यहाँ तलवार और ढाल लेकर लड़ेगा, उन्हें से मारेगा गोली, खत्म। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे। शिक्षित वर्ग, हाथ में कोई आदमी तलवार लेके ऐसे ऐसे भाजे तो तुम उतना डराओगे नहीं, डराओगे। लेकिन बंदूक दूरे से देखा है कोई आदमी, हट जो ना मार दे होता। देखियो आजकल दुकान उकान में जब जाता है आदमी सोना चांदी लूटने, तो वो तलवार लेके जाएगा, बोले चक्कू भोंक देंगे तो डराबो नहीं करेगा, सोचेगा जब भोंकाएबे ना करेगा ससुरे तो पटकेंगे तोरा जरूर। लेकिन हाथ में जब पिस्तौल ले लो, भले डुप्लीकेट है तो जानो नहीं, तो ये आदमी थर थर लगेगा। शिक्षित वर्ग, जमींदार वर्ग, राजा एवं सामंत वर्ग को विद्रोहियों का साथ न पढ़ा लिखा आदमी कोई साथ दिया, न जमींदार वर्ग कोई साथ दिया, न सामंतवादी कोई लोग साथ नहीं दिया, जिससे क्या हो गया बच्चों, फेलियर हो गया। विद्रोह का प्रमुख क्षेत्र, कौन कौन क्षेत्र में विद्रोह हुआ देखो। पहला है दिल्ली में हुआ। दिल्ली में कौन थे, बहादुर शाह जफर दूती। अवध मतलब
लखनऊ का इलाका, बेगम हजरत महल मध्य भारत में है, रुहेलखंड में, बुंदेलखंड में, बिहार के कुछ भाग में भी दिखा। कहाँ ये नहीं फैला? तो बंगाल में नहीं गया, राजपूताना का क्षेत्र उत्तरी पूर्वी भारत में नहीं गया, दक्षिण भारत का कोल्हापुर इस सब क्षेत्रों में नहीं फैल पाया। जिन धार्मिकों का जातीय समूह का विद्रोह में भाग नहीं लिया, जिन धार्मिक और जातीय समूह का जो भाग नहीं ले पाया, जिससे यह कमजोर पड़ गया, ठीक है ना। याद रखिए कौन कौन नहीं ले पाया। तो पहला राजपूत नहीं भाग लिया, मजबूत जात तो लड़ने वाला लीबे नहीं किया, मराठा नहीं लिया, सिख नहीं लिया, बहावी नहीं लिया, राजपूत मुसलमान नहीं लिया, तो फिर लड़ेगा कौन? लड़ने वाला जितने जो लड़ने वाले लोग थे वो भाग ही नहीं लिए, सक्सेसफुल नहीं हुआ। हिंदू मुस्लिम इस विद्रोह का प्रमुख विशेषता थी। हिंदू मुस्लिम इस विद्रोह का प्रमुख विशेषता के रूप में काम किया। 1857 के विद्रोह में अंग्रेजी को सहयोग करने वाला, ये देखो देश के क्या हैं गद्दार, ये किया। 1857 की लड़ाई हो रही थी और उसमें ऐसे राजा लोग थे जिन्होंने क्या किया, खुल के अंग्रेजों का समर्थन किया। पहला क्या नाम है? ग्वालियर के सिंधिया सर दिनकर राव, भोपाल का सिकंदर बेगम, डूंगरपुर का महाराजा जसवंत सिंह, नेपाल का राजा सर जंग बहादुर। समझ गए? ये लोग क्या किए हैं? अंग्रेजों का समर्थन किए। जिन सामाजिक वर्गों ने विद्रोह में भाग नहीं लिया, सूदखोर, जमींदार, महाजन और बुद्धिजीवी वर्ग लोग भी भाग नहीं लिया। अब 1857 का प्रभाव देख लेते हैं, क्या क्या प्रभाव हो गया। 1857 की प्रभाव में कहा जाता है कि ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया के द्वारा घोषणा पत्र जारी किया गया। इस घोषणा पत्र के आधार पर ईस्ट इंडिया कंपनी शासन को समाप्त कर दिया गया। विद्रोह के पश्चात सेना का पुनर्गठन करने के लिए पील आयोग का गठन किया गया, जिसके सिफारिश पर सेना में ब्राह्मण और राजपूत जाति की सेना कम कर दिया गया। दूसरी ओर नेपाली, सिख, अफगानी, पठानी सेना को वृद्धि कर दिया गया। समझ में आई? क्या कहा गया कि यही राजपूत और ब्राह्मण लोग ज्यादा लफड़ा फंसा रहे, इसलिए सेना में से पील आयोग के तहत सबको हटाओ और सिख को लाओ, अफगानी को लाओ, नेपाली को बहाली कर दो। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? पाम सर्टन थे। 1857 के विद्रोह का केंद्र भारतीय नायक, ये तो आप लोग को अभी याद कराए हैं, आप लोग याद रखिएगा ये नाम, ये बहुत काम की चीजें हैं। जैसे दिल्ली में कौन था बच्चों? बहादुर शाह जफर, बख्त खां सैन्य नेतृत्व किया। उस समय के अंग्रेज अधिकारी कौन थे बच्चों? निकलसन और हडसन थे। कानपुर में नाना साहब तात्या टोपे थे। कैंपबेल थे। लखनऊ में बेगम हजरत महल, नाम याद है, कैंपबेल रहे। रानी लक्ष्मीबाई, हिरोज, लियाकत अली इलाहाबाद में थे। कर्नल नील ने इसका नेतृत्व किया। जगदीशपुर से कौन थे? कुंवर सिंह, विलियम टेलर थे उस समय। बरेली में खान बहादुर खां, विलियम आयर थे। फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला, जनरल रेडॉन थे। फतेहपुर से अजीमुल्ला, जनरल रेडॉन। उसके अलावा यहाँ पे नहीं नाम दिया है, मैं बता दूं, पटना से कितने अधिक किया बच्चों? पीर अली। कौन अली? पीर अली, नाम याद रखिएगा। पटना से किसने नेतृत्व किया है? पीर अली। 1857 के विद्रोह पर आधारित कुछ पुस्तकें हैं जो बहुत बार पूछते हैं। नाम है 1857। 1857 किताब किसने लिखा? सुरेंद्र नाथ सेन। याद रखिएगा 1857 किताब किसने लिखा? सुरेंद्र नाथ सेन। सैनिक बगावत एवं 1857 के विद्रोह आरसी मजूमदार ने किया। फिर आगे लिखा हुआ है द फर्स्ट वार्ड ऑफ इंडिपेंडेंस, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, है ना, बी.डी. सावरकर ने बोला था, तो बी.डी. सावरकर ने लिखा। हिस्ट्री ऑफ द इंडियन म्यूचुनिटी, टी.आर. होम्स ने लिखा है। द ग्रेट रिवॉल्यूशन, बहुत बड़ी क्रांति, अशोक मेहता के द्वारा लिखा गया है। द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट, सर सैयद अहमद खान के द्वारा लिखा गया है। और सबसे आखिरी बार में 1857 के विद्रोह के सरकारी इतिहासकार कौन है बच्चों? सुरेंद्र नाथ सेन। इन्होंने के द्वारा ही जो साक्ष्य प्राप्त किए गए हैं, सब गवर्नमेंट को अवेलेबल कराया गया है, उसी साक्ष्य को आधार मानकर हैं किसी को वीर गति की उपाधि दी गई। जो भी चीज देना हो वो इन्हीं के साक्ष्य के आधार पर दिया गया। सुरेंद्र नाथ सेन जिन्होंने 1857 नामक पुस्तक लिखी। तो इस प्रकार आपका 1857 की क्रांति बच्चों समाप्त हो जाता है। इसमें ना तत्कालीन कारण बहुत इंपॉर्टेंट है। आप 1857 क्रांति को बहुत अच्छे से सटीक करके 3 पेज 4 पेज में अच्छे से अपने से समराइज करके लिखने की कोशिश करिएगा, बहुत अच्छा आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर है? चलिए, थैंक यू। अच्छी कहानी हम लोग समाप्त करते हैं।